घायल शेर ज़्यादा खूंखार होता है। बहुत रिजेक्शन फेस किया, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स भी देखे। तुम कभी नहीं बन सकते एक्टर। मैं पास्ट को पास्ट में रहने देता हूँ। जब मेरे साथ हुआ, जब मेरे पर बीती, तो मेरी सोच में हमेशा ये थी कि यार मैं लोगों की मदद करूँगा और ऐसा उनके साथ होने नहीं दूँगा। बच्चन साहब आज मुझे अगर मैसेज भी करते हैं कि विवेक आई सॉ दिस एंड ये ठीक नहीं है, तो मैं चले जाऊँ उनके पास। हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, एक ऐसे सुपर परफॉर्मर जिनको मैं ये कहूँ कि वो फिनिक्स हैं, जो अपनी ही राख से कभी भी जिंदा हो सकते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है विवेक ओबराय जी। विवेक, आपसे जब भी मुलाकात होती है एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से हमेशा देखने को मिली है, और ये साल आपका बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू। आपकी जितनी फिल्में आई हैं, चाहे बॉलीवुड की फिल्म की बात करें, मोदी जो पीएम मोदी बायोपिक आई थी उसकी बात करें, या फिर लूसीफर या फिर रुस्तम जो मलयालम और कन्नड़ दोनों जगह पर सुपरहिट साबित हुई, कैसा फील करते हैं? इतने सालों से आप लगातार एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा साल रहा, इतना लोगों का प्यार मिला हर भाषा में। एक था दिल में एक मंशा थी कि कहीं ना कहीं एक हर साउथ की एक भाषा में एक एक फिल्म की जाए। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा अब चारों कंप्लीट हो गई हैं और चारों की चारों बहुत सक्सेसफुल रही। इतना लोगों का प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पीएम मोदी के लिए भी इतनी अप्रिसिएशन, इतना प्यार मिला। और अब इनसाइड एज सीज़न 2, जिसका काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, 2 साल लग गए हमें बनाने में, लेकिन इतना ज़बरदस्त फीडबैक एक ही रात में आ गया है। आई थिंक मिडनाइट को रिलीज़ हुआ और लोगों ने बिंज वॉचिंग शुरू कर दी। और विक्रांत धवन का किरदार जो मैं प्ले करता हूँ उसके लिए भी ख़ास जो एक इतना अच्छा फीडबैक मिला है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोगों के इतने अच्छे मज़ेदार कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके लिए थैंक यू सो मच। इनसाइड एज 1 देखा था, इतना एजी कैरेक्टर, ग्रे शेड्स लिया हुआ, मतलब पावर के पीछे जो लस्ट है वो सब चीज़ें निकल के आई थी। इनसाइड एज 2 जो है वो कितना अलग होने वाला है, क्योंकि स्ट्रीमिंग जब से शुरू हुई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कमाल का लोगों ने उसके पीछे जो फॉलोइंग है वो दिखाई दे रही है। नहीं, थैंक यू। आई थिंक सीज़न 1 में विक्रांत धवन का नशा था पावर, और उसका ड्रग था वो। और जब आपने उससे उसका सब कुछ छीन लिया और उसके मेंटोर ने, भाई साहब ने उसे धोखा दिया, और जरीना, भाई साहब, इन सब लोगों ने मिलकर उससे उसका पावर, उसका रुतबा, उसका स्टेटस, यहाँ तक कि उसकी पूरी दुनिया को छीन लिया, उसके साम्राज्य को छीन लिया। तो अब विक्रांत धवन वापस आ रहा है अपना साम्राज्य जीतने के लिए। ज़ीरो से शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी उसके पास भाई साहब वगैरह का सपोर्ट नहीं है। ये कैसे कम बैक मारेगा, ये कैसे आएगा और कैसे जीतेगा, अगर जीतेगा तो। और कहते हैं कि घायल शेर ज़्यादा खूंखार होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। तो विक्रांत धवन एक घायल शेर बन के आ रहा है। और विवेक, ऐसा लगता है कि विक्रांत का जो कैरेक्टर है रियल लाइफ से आपके, मतलब लोग जब आपको जब आपकी शख्सियत को थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, आप कम बैक करते हैं, विद अ बैंग आप आते हैं। आप मतलब शुरुआत से आपको देखें हर तरह का रोल करते आए हैं आप, मतलब आपने कभी ऑर्थोडॉक्स तरीके से चीज़ें नहीं की हैं। तो आप उन लोगों को जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपके इतने मतलब काम को इतने तरीके से फॉलो करते हैं और पसंद करते हैं, उनको क्या कहना है? थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि 18 साल का ये सफ़र रहा है, और 18 साल की जर्नी में कुछ 47 पिक्चरें 7 भाषाओं में की हैं मैंने। और इतना प्यार लोगों का, इतना सपोर्ट, खासकर सभी जो फैंस रहे हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। बिकॉज ऑफ यू गाइज दैट आई एम स्टिल हियर। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। जैसे आपने कहा, बहुत सारी बार बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कह दिया इज़ फिनिश्ड, इज़ ओवर। लेकिन फैंस का प्यार है, उनकी बिलीफ है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ करके हम अच्छा काम कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं और लोगों का प्यार फिर से मिलता है। विवेक, आप
फिल्मी फैमिली से हैं, आप चाहते मतलब पहली, क्योंकि एज अ व्यूअर एज अ फ़ैन मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, पहली फिल्म से आपको देखा है कि आपका तरीका बहुत अलग रहा है, मतलब आप चाहते तो बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च पैड मिल सकता था, लेकिन कंपनी में आपने ऐसा रोल चूज़ किया जिसके लिए आपने चौल में जाके रहे, आप कपड़े ऐसे चूज़ किए जो उन लोग के हिसाब का था। आप चाहते तो कोई चॉकलेटी बॉय वाला वैसा कोई हीरोइक टाइप का कैरेक्टर चूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने उस समय भी इतना बड़ा रिस्क लिया और वो जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। मेरा मन था कि पापा ने अगर सारी अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी और फिल्म बनाई और भगवान न करे फिल्म ना चले लॉन्च, तो फिर उस बात के साथ मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं रह नहीं पाऊँगा, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि मेरी वजह से पिताजी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास था कि बनना है तो खुद बनना है, स्ट्रगल करेंगे। और पिताजी ये कहते रह गए कि हमने स्ट्रगल इसीलिए किया था कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, एक प्लेटफॉर्म बनाया आपके लिए और आप खुद अब स्ट्रगल कर रहे हो। तो 1.5 साल फिर ओबरॉय जो सरनेम है उसको भी ड्रॉप करके विवेकानंद बन के स्टूडियोज़ में गए। बहुत रिजेक्शन फेस किया, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स भी देखे, बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ किया कि भाई तुम कभी नहीं बन सकते एक्टर। तो थोड़ी मेहनत की और लोगों को थोड़ा रॉन्ग प्रूव किया और उसमें बहुत खुशी मिली। मतलब फिल्मों में भी देखते हैं कि किसी को सुपर रिच या एलीट सा दिखाना होता है तो सरनेम यूज़ करता है ओबरॉय और आपने चंदू का किरदार निभाया मतलब कंपनी में, और ऐसा स्टैंड आउट किया कि मतलब अजय देवगन जैसा एक्टर, मनीषा कोइराला जैसा एक्टर, और कमाल के पूरी मतलब स्टार कास्ट इतनी अच्छी है, लेकिन उसमें चंदू आज भी मेरे जहन में याद आता है। और आपका जो एंग्री यंग मैन वाला अवतार था, उसके बाद भी आपकी जो दूसरी फिल्में थी, दम हो या फिर आगे की फिल्में, आपने कमाल निभाया था। तो वो मतलब आप मतलब क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि फिल्मी फैमिली रॉयल पूरा वो जो एक आपके अंदर वो थी लिगेसी, उन सब चीज़ों को छोड़ के इतना बड़ा रिस्क कैसे लेने के लिए सोचा आपने? आई थिंक नेचर होता है। मैंने हमेशा एक रिस्क लिया है लाइफ में, चाहे वो पहली पिक्चर इस तरह से करना, चाहे वो इनसाइड एज करना। जब कर रहा था तब लोगों ने कहा कि पागल हो गए हो, क्या होता है अमेज़ॉन प्राइम, क्या होता है OTT का मतलब क्या है, वेब सीरीज़ क्यों कर रहे हो छोटा सा। तो हमने कहा नहीं, कुछ होगा इसमें बड़ा, ये फ्यूचर दिख रहा है मुझे इसमें। और जब सक्सेस हुआ, बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब हम भी करेंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कमाल किया, गुड थिंकिंग। जब एमी अवार्ड नॉमिनेशन मिला तब तो लोग और चौंक गए, ये कैसे हो सकता है। तो एक बहुत हमेशा से एक अलग सोचना, डिसरप्ट करना, और पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, कोई ईगो नहीं है कि मैं हूँ वगैरह, ये नहीं कह रहा। टीम वर्क है, ऑलवेज टीम एफर्ट, बट सही समय पर एक अलग सोच के साथ में कुछ करने की कोशिश। काफ़ी बार कोशिश फेल हो जाती है, यही चीज़ अगर फेल हो गई होती तो बहुत गाली सुननी पड़ती, लेकिन चल गई तो बहुत अप्रिसिएशन ले रहे हैं। एक दूरदर्शिता है विवेक आपके अंदर, मतलब जैसा कि आपने बोला इनसाइड एज पहला ऐसा इंडियन वेब सीरीज़ था, मतलब एक रिस्क था बहुत बड़ा, और उसके बाद फिर आज हम लोग को वो चीज़ें समझ में आ रही। जब आई थी तो मैं एज अ मतलब व्यूअर या फिर एज अ OTT प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट जो हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से भी मैं देखूं तो बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही थी उस समय, और इंडियन प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा शो लेके आना जिसमें थ्रिल है लेकिन क्रिकेट और ये सब चीज़ों पे है, जिसको इंडिया में धर्म समझा जाता है, उस पर ऐसा रिस्क लेना ये भी अब बड़ी बात है। हाँ, और हम सब ने मिलकर एक रिस्क लिया। और आज मज़े की बात यह है कि उस समय लोग विदेशी शोज़ के बारे में हिंदुस्तान में बात कर रहे थे, अब हिंदुस्तानी शोज़ के बारे में लोग विदेशों में बात कर रहे हैं। अमेज़ॉन ने अब हमसे इनसाइड एज सीज़न 1 और 2 को दोनों को अंग्रेज़ी में डब करवा के ग्लोबली रिलीज़ कर रहे हैं। उनको लगता है कि नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में भी लोग इसे देखेंगे और सराहेंगे। ऑलरेडी इनिशियल टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आज 24 घंटे भी नहीं हुए इनसाइड एज सीज़न 2 को रिलीज़ किए और लोग बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली कई गुना ज़्यादा व्यूअरशिप हो गई है सीज़न 1 के ऊपर। एक पर्सनली मुझे एज अ फ़ैन या एज अ व्यूअर एक ना आपसे थोड़ी गुस्सा भी है। मतलब आपने शुरुआत में धमाकेदार की, जैसा मैं बता रहा हूँ कि कंपनी में आपकी इतनी, मैं खुद इतना आपका मतलब बड़ा फ़ैन बन गया था। उसके बाद दम आई, साथी आई, मतलब आप इतनी अच्छी फिल्में कर रहे थे। मुझे लगता है वो 30-24 साल वाला जो आपका लड़कपन था उसकी वजह से जो एम्पैथी थी ना, वो कहीं ना कहीं आज भी गुस्सा है आपके लिए। वो आपको लगता है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए? आई थिंक मैं ना पास्ट सक्सेस में रहता हूँ,
ना पास्ट फेलियर में। मैं पास्ट को पास्ट में रहने देता हूँ और हमेशा कल की सोचता हूँ कि कल क्या करना है मुझे, आगे क्या करना है, नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो एक नई जर्नी हम हमेशा तय करते हैं। रोज़ सुबह उठकर बोलते हैं यार आज एक नया दिन है, आज क्या करेंगे। अगर हम आज भी कल के बारे में ही सोचने में लगा देंगे तो आज हाथ से निकल जाएगा। तो मैं सोचता नहीं हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि 20-30 साल बाद जब भी मैं गुड बाय कहूँ इस दुनिया को, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है मेरी लाइफ में, एक अच्छी किताब बन सकती है मेरी लाइफ। और हमें भी लगा कि मतलब ऐसा बॉलीवुड में हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं यूनिटी है, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कॉर्नर करने की भी काफ़ी कोशिश करते हैं? मतलब उस समय का मैं आपका स्ट्रगल देखता हूँ, आपकी फैमिली उस चीज़ से किस तरीके से गुजरी होगी या आप किस तरीके से गुजरे होंगे वो पेन। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप फिर से उस चीज़ों में जाएं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो एक यूनिटी और ये जो इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं वो चीज़ थोड़ी कमी खली आपको? होना तो नहीं चाहिए ऐसा, गलत बात है, लेकिन आई थिंक हर इंसान के एक्सपीरियंसेस को देखने का और उससे उभरने का तरीका अलग होता है। जब मेरे साथ हुआ, जब मेरे पर बीती, तो मेरी सोच में हमेशा ये थी कि यार जब मैं सीनियर बनूं, जब मेरी ताकत हो, जो भी हो, जिस भी लिमिट तक मेरी ताकत हो, मैं लोगों की मदद करूंगा और ऐसा उनके साथ होने नहीं दूंगा। और इसलिए मैं अभी भी कोशिश करता हूँ लोगों को एम्पावर करने की, उनको सपोर्ट करने की, नए टैलेंट को बैक करने की। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा अलग थोड़ा सोच है कि टैलेंट जो है वो बहुमूल्य है, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और आप एम्पावरमेंट और ये सब की बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं आप, मतलब विमेंस के लिए, उनके एडुकेशन के लिए, उनके कई आप, मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप इतनी लोगों की जिनका मतलब फाइनेंशियली जो वीक हैं उनकी शादियाँ करवाते हैं आप, और बहुत और भी सोशल कॉज में आप इन्वॉल्व रहते हैं। वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? क्या वो क्योंकि फैमिली फादर भी उस तरीके से हैं, इस तरीके? आई थिंक घर के संस्कार तो बिल्कुल वही हैं, और माता और पिता से ही आदमी इंस्पायर होता है। तो मॉम एंड डैड से बहुत इंस्पिरेशन लिया है। और मैंने एक चीज़ नाप तोल के देख ली कि जितनी सेटिस्फैक्शन, जितनी खुशी मुझे मिलती है एक अवार्ड जीतने में, अवार्ड जीतने में भी खुशी मिलती है, रिकग्निशन में भी खुशी मिलती है, लेकिन जो मेरे जीते जागते अवार्ड हैं ज़िंदगी के, जहाँ मैंने किसी की मदद कर दी और बच्ची का करियर बन गया, लाइफ बन गई, या किसी गरीब बच्ची को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से रेस्क्यू करके एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट देवी चलता है, उसमें आज 2200 बच्चियों को हमने इस तरह से हेल्प किया है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स मैं करता हूँ तो मेरे लिए ये जीते जागते लिविंग अवार्ड्स रहते हैं, और इनके मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में ये सब चीज़ों के मायने बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि इंसान को अपनी लाइफ उम्र में नहीं, इम्पैक्ट में मेजर करनी चाहिए। और आप फीमेल्स के लिए इतना कुछ करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना कर रहे हैं, और देश में आजकल ये बीच बीच में चीज़ें होती रहती हैं। अभी जैसे हैदराबाद रेप वाला मामला हुआ, उसके अलावा अलग अलग शहरों में मामले उठते रहते हैं। आज ही डेवलपमेंट उसमें ये आया है कि उन 4 आरोपियों को पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। आपको क्या लगता है, एक तो पहले इस जो नया अपडेट है उस पर क्या कहना चाहेंगे, और फिर अगला क्वेश्चन है। नहीं, मैं नॉर्मली एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के फेवर में कभी बोलता नहीं। मुझे लगता है एक सिस्टम है, एक लॉ है, उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये जो केस है, इसमें मैं ख़ास कहना चाहूँगा कि जो हुआ सही हुआ। इन राक्षसों को इसी तरह की मौत मिलनी चाहिए थी, उसी जगह पर, उसी समय पर, जब उस बेचारी लड़की को इस तरह से उन्होंने रेप किया, मारा, जान लेने के बाद उसकी बॉडी जलाने की कोशिश की। ये सब जो हैवानियत उन्होंने की, इसी दहशत के साथ, इसी हैवानियत के साथ उनकी मौत हुई, ये अच्छा हुआ। मैं वायलेंट इंसान नहीं हूँ, मुझे वायलेंस पसंद भी नहीं है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा एक सवाल है, और मैं पिछले 11 साल से ऐसी पीड़ित बच्चियों के साथ में काम कर रहा हूँ कि ये जो हैवान होते हैं, जो 5 साल 6 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार करते हैं, उन्हें फिज़िकल अब्यूज़ करने के बाद में सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूशन में बेचने की कोशिश करते हैं, इन लोगों की क्या ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए? ये ह्यूमन ही नहीं है, तो इनकी क्यों ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए? दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि चलिए सिस्टम सही हो,
सिस्टम में एक फास्ट ट्रैक बने, जुडिशरी एक बहुत सीरियसली इस बात को ले कि लोगों का आक्रोश, लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो सिस्टम की फेलियर से भी है, और कहीं कहीं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जिसमें औरतों को जस्टिस जल्दी मिले, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्ट डिनाइड। और एक जो आदमी पकड़ा जाता है उसके बदले में 10 खुले घूम रहे हैं। आज कम से कम उन राक्षसों के मन में डर तो है कि हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है, हमें भी उड़ाया जा सकता है। हमारी बच्चियां डरती हैं, हमारी बेटियां डरती हैं। रात को आप बोलिए किसी को 10 बजे यहाँ से वहाँ जाने के लिए अकेले, डरती हैं। तो ये तो समाज के लिए इंसल्ट है हमारी, कि हमारी बेटियों को डरना पड़ता है। इन राक्षसों को डरना चाहिए। हमारी देवियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी घर की लड़कियाँ क्यों डरें? उनको हम सशक्त करना चाहते हैं, हम एम्पावर करना चाहते हैं, डरा के हम पावर करेंगे। बहुत गुस्सा आता है जब इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ। और सही है, ये जो हुआ सही है। आई थिंक केसीआर साहब ने, सज्जनार जी ने, साइबराबाद पुलिस ने सही किया। विवेक, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुल के हर मुद्दों पर बात करते हैं, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं वो कब कैसे रुकेंगे? एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे सिस्टम के आड़ में लोग छिपेंगे और बोलेंगे यार ठीक है 10 साल देखा जाएगा, चलो एफआईआर नहीं लिखवाएंगे, सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, किसी को खिला पिला के निकल जाएंगे, चलो बेल पे निकल आएंगे, जब तक ये सब ड्रामा चलता रहेगा तब तक लोग सीरियस नहीं लेंगे। उनको डर नहीं है, डरना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुझे लगता है माएँ, हमारे समाज में जितनी माएँ हैं उन सबको जब भी बच्चे ने, बेटे ने, क्योंकि हम थोड़ा सा पुरुष प्रधान समाज हैं, हम बेटे को ज़्यादा अहमियत देते हैं और बेटियों को कम। वो अब आज भी एक अलगाव है कि भाई बेटी तो पराई है। ये सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। मानसिकता नहीं तो नहीं बदलेगी। मुझे याद है मैं 10 या 11 साल का था और मेरी छोटी बहन को मैंने मारा, और मेरी दादी जिनका मैं लाडला था, जिन्होंने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, उन्होंने जो मुझे पीटा उस दिन, और कहा देवी पे हाथ उठाएगा, लड़कियों पे हाथ उठाएगा। 10-11 साल का मैं था। उसके बाद ज़िंदगी में एक बात जहन में बैठ गई, बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत काम है। तो ये तो माँओं का ही काम है, दादियों का ही काम है, नानियों का ही काम है, हम में वो डालना, और बहुत ज़रूरी है। हम लाड प्यार में ना लड़कों को बिगाड़ भी देते हैं। विवेक, एक और चीज़ है कि आजकल बॉलीवुड स्टार सेलेब्स जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं ट्रोल्स के। मतलब कंप्यूटर के पीछे बैठ के कोई कुछ भी आपके बारे में लिख सकता है। आप इन ट्रोल से कैसे निपटते हैं? मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरा एक थोड़ा फंडा अलग है। आपके सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपको प्यार देते हैं और कुछ लोग बेकार में ऐसी ट्रोलिंग करते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर आप ट्रोल्स पे ध्यान देते हो तो यानी कि आपका ध्यान बट रहा है उन लोगों से जो आपको प्यार दे रहे हैं, और प्यार देने वाले की प्यार कदर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अप्रिसिएशन को दिल खोल कर रिसीव करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और ट्रोल्स को अपने मन से, अपनी सोशल मीडिया से, अपनी लाइफ से इग्नोर करके ब्लॉक कर देता हूँ, मेंटली ब्लॉक कर देता हूँ। पढ़ता ही नहीं। कुछ नेगेटिव बात होती है मेरे बारे में या किसी और के बारे में, सुनता ही नहीं हूँ। क्योंकि आज अब मैं आपको बोलूँ लॉजिकली, आपने अभी अपना घर पूरा साफ़ किया, बहुत सुंदर आपका घर है, मस्त चल रहा है सब कुछ, और कोई गंदा कूड़ा लेकर आपके घर के अंदर लाके डंप करने के लिए आ रहा है, आप दरवाज़ा खोलेंगे क्या उसके लिए? बोलेंगे भाग जाओ भाई, बाहर से ही भाग जाओ। मन भी तो ऐसे ही है यार, क्यों हम बाहर का कूड़ा लेके आते हैं, और ये ट्रोल्स का कूड़ा, उनकी अपनी ज़िंदगी को फ्रस्ट्रेशन होता है। मेरे हिसाब से जो भी ट्रोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनकी जीवन की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, कमियां होती हैं, वो अपनी कमियों को ढकने के लिए लोगों को अटैक करते हैं, और ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। तो जो अपने से कम है उसकी क्या सुनना। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ट्रोल करने वाले, आप जैसे कि मैंने बोला कि आपके काम को नहीं देखते, आपके परफॉर्मेंस को, आपने कॉमिक रोल किया, आपने ग्रे शेड्स वाले रोल किए, नेगेटिव, आप सब रोल को इतने अच्छे से परफॉर्म करते हो, सुपर परफॉर्मर हो, लेकिन आप मोदी जब बनाते हो तो लोग ये बोलते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं और ये सब। उन लोगों को क्या जवाब दें? कोई जवाब नहीं है यार। मुझे लगता है कि जब आपको लोगों का प्यार मिलता है, सराहना मिलती है, मैं उन्हीं पे ध्यान देता हूँ। विनम्रता के साथ में सर झुकाकर उनको थैंक यू बोलता हूँ। जब हर देश में जहाँ गए हम, जब पिक्चर की स्क्रीनिंग हुई और स्टैंडिंग ओवेशंस मिले, आज भी वो कान में गूंज रही हैं, तो मैं उसको ध्यान देता हूँ। मैं क्यों उस गधे की तरफ ध्यान दूँ जो मुझे गाली दे रहा है? क्यों दूँ? उसने क्या किया अपनी लाइफ में? हाँ,
राजू हिरानी अगर मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि विवेक यार ये मैंने देखा तुम्हारा काम, इसमें गड़बड़ है, इसको ठीक करो, मैं टाइम लूँगा, उनके पास जाऊँगा, बैठूँगा, समझूँगा। अगर कोई आप जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चन साहब आज मुझे अगर मैसेज भी करते हैं कि विवेक आई सॉ दिस एंड ये ठीक नहीं है, तो मैं चले जाऊँ उनके पास, उनके सामने बैठकर बिल्कुल नतमस्तक होकर समझूँगा, क्योंकि उस आदमी ने किया इतना है, उनसे ज्ञान लेने का फ़ायदा है। ये कौन है गधे, इनसे क्या ज्ञान लेना, उनको ब्लॉक कर देता हूँ। और बालाकोट स्ट्राइक पर भी फिल्म आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। बहुत बड़ा ऑनर है। इंडियन एयरफोर्स जो है वर्ल्ड क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हमने अचीव किया, जो अभिनंदन हमारे एक नेशनल हीरो बने, आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इस प्रोजेक्ट की राइट्स लेकर इस प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ, और इंडियन एयरफोर्स इतना कोलैबोरेट भी कर रही है, गाइड भी कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और मल्टीलिंगुअल बना रहे हैं 3 भाषाओं में, और इसको विदेश भी लेके जा रहे हैं। विदेश में काफ़ी अच्छी टेक्निकल टीम्स हैं, कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑस्कर्स जीते हैं, और वो हमसे जुड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। बहुत अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की ग्रेस से। जब न्यूज़ आई तो मतलब आपके पिक्चर्स वायरल हो गए कि मतलब आप इस तरीके से दिखोगे अभिनंदन के रोल में, लेकिन फिर कास्ट कहाँ किया है? हाँ, लेकिन वही शॉकिंग ये है कि अभी तक ये नहीं पता चला है कि आप हो कि नहीं, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं आप शायद सिर्फ प्रोड्यूस करो, कैमियो करो, तो वो आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या है अभी कास्ट? नहीं यार, अभी नहीं। मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, एक स्क्रिप्टिंग होती है, कास्टिंग होती है, अनाउंसमेंट्स होते हैं, एक तरीका होता है, ऐसे ही थोड़ी। ओके। और इनसाइड एज 2 के बारे में भाभी का क्या कहना है? उन्होंने, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि बड़ा शॉकिंग रिएक्शन था। इनसाइड एज 1 के बारे में भी उनका, हाँ, आई थिंक इनसाइड एज 1 देखने के बाद वो मुझसे डर गई थी कि ये कौन है भाई। लेकिन मज़ा आता है, क्योंकि वो रिएक्शन प्रोवोक करना ज़रूरी था, ताकि लोग उस तरह से उस कैरेक्टर के बारे में फील करें। और एज एन एक्टर यही चैलेंज है कि सीज़न 2 में वही लोग जो आपको देखकर बोलते हैं अरे यार कैसा कमीना इंसान है, आज आपके लिए रूट करें। सीज़न 2 में बोले यार कम ऑन विक्रांत, जीतो यार तुम, वी वांट विक्रांत टू कम बैक। वो एक फीलिंग आनी है, तो वो एक अलग विक्ट्री है। और एज एन एक्टर आपको इसमें खेलना जो है ऊपर नीचे, उसका मज़ा ही कुछ और है। और जो फैंस आपके वेट कर रहे हैं, और कौन सी बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म में कौन सी आ रही है? मुंबई सागा है शायद? अरे नहीं यार, मुंबई सागा मेरे अच्छे दोस्त हैं संजय गुप्ता और जॉन इब्राहिम जो कर रहे हैं, और विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी। मेरी जो फिल्में हैं और जो प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ, उसकी अनाउंसमेंट अगले साल करेंगे समय पर। 2019 तो बहुत अच्छा रहा, कमाल रहा। 2020 भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि इनसाइड एज 2 से तो वो ट्रेलर आ चुका है कि सीरियसली बहुत विक्रांत धवन के रोल में आपने मतलब उस कैरेक्टर को जिया है आपने, कमाल लग रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विल विवेक ज्वाइन पॉलिटिक्स? बहुत सारी चीज़ें बनना चाहता हूँ, इसीलिए तो एक्टर बना। इंडस्ट्री में आपका सबसे क्लोज फ्रेंड? सलमान खान।